फ्रेंड्स, मैं अंजलि यादव अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग फिजिक्स की क्लास में यूनिट्स एंड मेजरमेंट की क्लास कर रहे हैं। इसके कुछ वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं उनको जा कर के देख लिए, ताकि जब आज आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो आपकी चीज़ें छूटी होंगी, वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। इसके बेसिक्स पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने पहले के वीडियोस में पढ़ा है कि क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ किसकी होती है, हम किसकी मेजरमेंट करते हैं, बाकी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है यूनिट्स और मेजरमेंट के प्रीवियस वीडियोस में कर लिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके फटाफट देख ले। बाकी आज हम लोग जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट की क्लास में बच्चों पढ़ेंगे कि जो डायमेंशंस है, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो जो डायमेंशंस हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं, आज इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो सब लोग अपना कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ वो आप उसको कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, और साथ ही साथ मेरे रिविजन करते रहिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और रटने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास कैलकुलेशन बेस्ड होने वाली है। जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, वो कैलकुलेशन पे बेस्ड होगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों पिछले वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और जिन लोगों को मैथ्स नहीं भी आती है, समझ नहीं भी आता है, वो भी आज के क्लास को अगर देखेंगे पूरी बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आज हम बात करेंगे कि हम डायमेंशंस को कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज है, तो उनकी हम डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं, एग्जाम में उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए, अगर मैं बात करूं तो देखिए, हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में ही बताया था कि जो डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, जो डायमेंशंस होती हैं बच्चों, वो हम लोग निकालते हैं LMT, ठीक है, लेंथ, ठीक, लेंथ, मास और टाइम में। और इससे रिलेटेड जो हमारी MKS CGS सिस्टम है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर के देख लीजिए। ठीक है, चलिए, L स्टैंड्स फॉर हमारा लेंथ, ठीक है, मतलब लंबाई की बात हम इसमें करते हैं। बाकी बात करें हम मास की, ठीक है, मास हो गया हमारा द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान, और उसके बाद T से हम लोग बात करेंगे टाइम की, ठीक है, मतलब समय की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो में जो है कि LMT के बारे में, जो डायमेंशंस है, इसके बारे में पढ़ा भी है। आज भी उसको आगे हम प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि अगर हमें स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इस तरीके की जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनका हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, उनका हमें कैसे निकालते हैं, और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो भाई, डायमेंशंस में हमने बात करी कि LMT के टर्म्स में ही हम डायमेंशन की जो है कि निकालते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आप लोग कॉपी पेन में जिस तरीके से मैं आप लोगों को नोट करवा रही हूँ, आप लोग उसको बिल्कुल नोट कीजिए। ठीक है, चलिए, बाकी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है स्केलर क्वांटिटी। अब कितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में जो है कि लिख के बताइए कि जो स्पीड होती है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, जिन लोगों ने पहले क्लास नहीं की होगी, मैं उन लोगों को थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड की सिर्फ जरूरत होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। वहीं अगर हम अपने सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो तो होती है, उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आज डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि, है ना। हमने पहले की वीडियोस में बात भी करी है कि भौतिक राशि होती क्या है। आई होप जिन लोगों ने पहले वीडियोस देखे होंगे उनको क्लियर होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है। ठीक, दूसरा, जिस तरीके से बच्चों मैं आप लोगों को ये टेबल रेडी करवा रही हूँ, आप लोग इसी तरीके से इस टेबल को बनाइए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मूला की, ठीक है, मतलब सूत्र। अगली बात करेंगे हम इसके जो है डायमेंशंस की, कि इसके डायमेंशंस, इसका जो विमय है वो क्या बनेगा।
ये हो गया। चलिए अब मुझे आप सब लोग बताइए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्पीड की, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है कि स्पीड क्या है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, जो स्पीड होता है बच्चों, ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लो, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ठीक, मतलब इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, ठीक है। चलो अभी हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके फॉर्मूले और डायमेंशंस की। तो ये थोड़ी सी मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी कि स्पीड हमारी जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए जो हमारा जो स्पीड होता है, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जिन लोगों को पता है वो फटाक से अपना जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जो स्पीड होती है बच्चों हमारी, यह होती है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जो हमारी स्पीड होती है ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटा समय, ठीक। क्या होती है? दूरी अपॉन टाइम, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि जो डिस्टेंस होती है ये इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा लेंथ, मास और टाइम में से किससे डिनोट किया जाता है? लेंथ से, ठीक, लेंथ से। बच्चों मैं जिस तरीके से आपको इतना स्लो तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप लोग इसको कॉपी में उसी तरीके से नोट करें और इसको समझें। चलिए टाइम को हम किस चीज से डिनोट करेंगे? टी से, ठीक। टाइम को हम किससे डिनोट करेंगे? टी से, ठीक है। ये हमारा हो गया समय। अब देखिए कि हम इसका डायमेंशंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था कि हम जब डायमेंशन की बात करते हैं तो एम, एल, एम और टी, इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास तो है नहीं कहीं पे, जो हमारा मास है, मास तो यहाँ पे कहीं है नहीं, यहाँ तो सिर्फ हमारा लेंथ है और अपॉन टाइम है। जो लेंथ है ये किसके डायमेंशन है भाई? यूनिट डिस्टेंस की है, और टाइम हमारा जो है समय की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूं कह सकते हैं कि m की तो कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा? हमारा 0, ठीक है। बात समझ में आई सबको? लेकिन लेंथ है तो ये हो जाएगा L1, ठीक। अब बात करते हैं टी की। तो टी का डायमेंशन अगर आप देखोगे कि हमें पता है टी यहाँ पे क्या है? अपॉन में है, मतलब नीचे है। तो अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा t-1, ठीक है। बात समझ में आ गई कि हम किस तरीके से किसी डायमेंशंस को निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो मतलब अब आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी अपॉन समय, ठीक। अब यहाँ पे जो है दूरी को हम किससे दर्शाते हैं? एक तरीके की ये लेंथ की यूनिट होती है, तो लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या कहा था कि जब हम डायमेंशंस निकालते हैं तो एल, एम, टी के बारे में ही बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे m जो है, मास जो है, मास तो है नहीं कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? m की जो पावर है एक तरीके से हम 0 लगा देंगे, l का 1, और t जो है ऊपर जा करके -1 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को डायमेंशंस कैसे निकला ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए दूसरी बात करते हैं अब हम लोग जो है कि वेलोसिटी की। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वेलोसिटी जो होती है, जो हमारा वेग होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि जो हमारा वेग है, वेलोसिटी है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? चलिए वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो जो हमारा वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो बच्चों अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, बात करूं मैं वेग की, तो जो हमारा वेग होता है ये है हमारी स्पीड चाल, ये है हमारा वेग, ठीक है। चलो जो हमारी वेग होती है, वेलोसिटी होती है, ये हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हमें मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। चलो ठीक है, अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे इसके फॉर्मूले की, तो बच्चों देखो जो है हमारा जो वेलोसिटी हो जाता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापन अपॉन टाइम, ठीक।
विस्थापन अपॉन टाइम मतलब समय। चलो ठीक, अब इसकी निकालने की आप लोग कोशिश करो। मैंने आप लोगों को इसको बता दिया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अपॉन समय होता है, ठीक है। अब देखो भाई, जो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों, ये भी, और हमने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाकी इसको हम आगे जब प्रोसीड करेंगे तो क्लास में हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये भी एक तरीके के लेंथ की यूनिट है, हमारी जो है डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या लिख देंगे भाई, एल, ठीक है। और टाइम जो हमारा समय है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, टी से, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आप देखो यहाँ पे फिर अगर हम बात करें तो मास तो है ही नहीं, तो मास की पावर 0, तो यहाँ पे फिर से बच्चों क्या हो जाएगा, m की वैल्यू देखे तो 0 हो गई, ठीक। l की वैल्यू देखे तो l की वैल्यू हो गई 1, ठीक। और टाइम हमारा क्या है, ये जाएगा ऊपर, तो टाइम का क्या हो जाएगा, पावर -1, ठीक है। तो मतलब मैं यूं कह सकती हूँ कि जो वेलोसिटी है, जो हमारा वेग है, इसका जो डायमेंशन बनेगा और जो हमारे डिस्टेंस का स्पीड की डायमेंशन जो बनेगी वो सेम ही होगी, ठीक है। तो अगर एक आप याद करते हैं तो दूसरा भी आपको याद हो जाएगा। हालांकि आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने जैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया है, आप उसको समझ जाइए। जैसे हमने बात करी थी स्पीड की, तो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं भाई, ये लेंथ की यूनिट है, ठीक है। और टाइम जो हमारा समय है, उसको हम टी से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एम तो कहीं है नहीं, हम जब भी यूनिट डायमेंशन निकालते हैं वो एल, एम और टी के फॉर्म में ही निकालते हैं। तो जो एल है, एम है, एम तो देखिए है नहीं कुछ, तो उसकी पावर आप 0 कर दो। हालांकि आप इसको शॉर्टकट के तरीके से सिर्फ एल टी -1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि एम का तो कुछ पावर है नहीं, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। चलिए भाई, कुछ लोग जो नए होंगे वो शायद कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हमारे डिस्प्लेसमेंट की भी बात हो गई। तो आई होप कि आपको स्पीड, वेलोसिटी का जो है डायमेंशंस कैसे निकाला हम लोगों ने समझ आ गया होगा। चलिए, अब अगर हम बात करें आगे, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। चलिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन, या फिर हम बात करें त्वरण, एक्सेलरेशन या हम बात करें त्वरण, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात किया है कि एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, त्वरण बेसिकली अगर हम बात करें तो होता क्या है, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं बच्चों, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की मैं बात करूं तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, मतलब वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, ठीक, अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है बच्चों, मतलब समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, ठीक। चलो, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब फटाफट जो है बच्चों, आप लोग जो है अपना दिमाग लगाइए कि इसका क्या हो सकता है। देखिए कितना आसान हो गया, मैंने आपको ये निकालना बता दिया है, तो आप उम्मीद करते हो कि इसमें आप कोशिश तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, बाकी तो मैं हूँ ही बताने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेग में परिवर्तन अपॉन जितना उसके समय में परिवर्तन लगता है, ठीक है। तो वही चीज हमारी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। अब चलो, अब हम निकालते हैं इसका डायमेंशन। ध्यान से देखो कैसे। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल ही रखा है ना बच्चों। वेलोसिटी का अगर हम देखें तो वेलोसिटी का तो डायमेंशन ऑलरेडी निकला हुआ है। तो अगर मैं इसके वेलोसिटी की बात करूं तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, v अपॉन टाइम, ठीक। मतलब मैं यहाँ पे ये बात कर सकती हूँ कि m0 L1 t-1 अपॉन टाइम। अब बताओ, किसी को डाउट कि यहाँ ये कहाँ से आया। वेलोसिटी का हम लोगों ने ऑलरेडी डायमेंशन निकाल रखा है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। नीचे हमारी आ गई बात किसकी,
टाइम की। अब हम लोगों ने क्या निकाल दिया है, टाइम। ठीक है, चलो अब मैं अगर इसकी बात करूं तो फाइनल जो हमारे डायमेंशन बनेगी बच्चों वो बनेगी m0, m पे तो कुछ है नहीं, l एज इट इज हमारा हो जाएगा। ठीक है, l1। और अब बात करें t का तो ये t ऊपर जाके -1 -2। ठीक है, ये हो गया m0 l1 t -2। ये किसके डायमेंशन बन गई बच्चों, ये बन गई हमारी एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, त्वरण जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो है चेंज इन टाइम, मतलब जो हमारे वेग में परिवर्तन होता है अपॉन जितना हमारे समय में परिवर्तन होता है उसका जो है कि अपॉन ये करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे डायमेंशंस किस तरीके से निकालेंगे कि मतलब वेलोसिटी की यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया। तो अब बच्चों जो है एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन हमारे निकल के आ गई वो m0 l1 t -2 आ गई। ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मैं इसके आगे बढ़ूँ, आप लोगों को इसके आगे का बताऊं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्स की। ठीक है, चलिए मैं ऊपर का रफ करते चलती हूँ। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग कि फोर्स क्या होती है। फोर्स हमारी स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी, फटाफट बताइए आप लोग कि जो हमारी फोर्स होती है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिए। चलिए बताइए भाई, फोर्स ये था हमारा फोर्थ, फोर्स हमारा जो बल है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो तो मुझे फटाफट बताएंगे कि मैम जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स में हमें डायमेंशन जो है मैग्नीट्यूड तो होता ही है, हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या होता है, हमें डायरेक्शन पता होती है, दिशा पता होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है, जो हमारा बल है वो क्या है, एक तरीके का जो है हमारा सदिश राशि है, जो है वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब फोर्स की बात करें बेटा तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, या तो इसको चलिए मैं आपको पूरा फुल फॉर्म की तरह लिख देती हूँ कि जो हमारा ये बल होता है ये क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे द्रव्यमान ठीक गुणे त्वरण, ये हो गया बच्चों हमारा जो है, ये हो गया फॉर्मूला किसका, फोर्स का। हमारा बल, जो हमारा बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब आप लोग कोशिश कीजिए कि इसका डायमेंशंस हम किस तरीके से निकालेंगे। ऑलरेडी हम लोग आपको 2-3 निकाल करके दिखा दिए, तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए तब तक मैं इसको आगे रफ कर देती हूँ ताकि मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाए आगे की आप लोगों को समझाने की। चलिए भाई फटाफट आप लोग कोशिश करते रहिए अपनी निकालने की। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। देखिए मैं तो आप लोगों को करवाऊंगी, लेकिन अगर आप लोग अपने से प्रैक्टिस करते हो, खुद से कोशिश करते हो, तो बहुत आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। और रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, मैं इतने आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा रही हूँ। चलिए अब यहाँ पे तो भाई हमने क्या बताया था आप लोगों को कि हम L M T इसी में डायमेंशंस निकालते हैं, है ना, LMT में। अभी तक तो हमने देखा कि मास की तो हमें कहीं जरूरत पड़ी ही नहीं थी, लेकिन अगर मैं बात करूं फोर्स की तो फोर्स हमारा क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, जो हमारा द्रव्यमान है यहाँ पे तो द्रव्यमान भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए जो हमारा मास होता है इसका डायमेंशन हम क्या लिख देंगे, m। ठीक, बात समझ में आई, जो हमारा मास है इसको हमने क्या लिख दिया, m। चलो भाई ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो देखिए एक्सेलरेशन का ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट करवा दिया है। ठीक है, जिन लोगों ने, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ये चीज हमें एक्सेलरेशन पता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख दूं L1 t -2
ठीक है। ये हमारी एक्सेलरेशन, जिनको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है या जो है कि नोट नहीं किए हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है आप लोगों की हेल्प के लिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का तो भाई यहाँ पे ये हो गया। ठीक, मतलब फिर से ध्यान से समझ लो, जो मास है उसके लिए हम क्या नोट करेंगे यहाँ पे, m से। ठीक, और एक्सेलरेशन का हम लोगों ने अभी ऑलरेडी निकाला है, जिनको यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो वो यहाँ देख लो, मैंने नोट कर दिया है ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। ठीक है, तो m0 L1t-2। ठीक है, अब जो हमारी फाइनली बनेगी फोर्स की वो क्या बन जाएगी, m1 L1t-2। अब बताइए भाई, किसी को अगर इसमें डाउट हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें क्या डाउट है। m था क्योंकि इससे पहले हम लोगों की m की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो m की पावर 0 हो रही थी, पर यहाँ पे हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब हमारा मास भी आ गया, तो मास की पावर तो 1 होगी ही, जाहिर सी बात है, और l की पावर 1 और t-2 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फोर्स का भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोर्स की जो डायमेंशनल यूनिट है ये क्या है। अभी आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने बताया कि जो फोर्स होती है वही हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होती है। क्यों होता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके डायमेंशंस किस तरीके से निकालते हैं वो हमने पढ़ा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में आता ही आता है। इनमें से एक डायमेंशंस दे देगा, 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपको बताना होगा कि डायमेंशन इसमें से किसका सही है। कई बार तो सही से मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, पर आप ये समझिए बच्चों कि आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो आप पक्के से भूलेंगे। आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है कि निकाल सीखना है कि हम किस तरीके से जो है इसका भी मैं या फिर कह लो डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। चलिए अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से प्रेशर की। चलिए, हमने प्रेशर की भी बात करी थी प्रीवियस वीडियो में। अब आप लोग हमें बताइए कि जो प्रेशर है, प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अगर स्केलर है तो क्यों है, वेक्टर है तो क्यों है। देखिए, मैं आप लोगों को ये सारी चीजें इतनी बार रिपीट बच्चों इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस या कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, और जो भी बच्चे आज की वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, न्यू है, उनको ये कंसेप्ट क्लियर होता चले कि जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, क्या है और क्यों है। ठीक है, चलिए, और आप लोगों ने जिन्हें ऑलरेडी पढ़ रखा है उनके रटने की जरूरत नहीं पड़े, उनको रिवीजन होता रहे। चलो, अगर मैं बात करूं आपकी प्रेशर की, ठीक है, 5वां प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। चलो, अब मुझे आप बताओ कि जो प्रेशर होता है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। फटाफट आप लोग आंसर करिए। जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा है वो मुझे ये जरूर बताएंगे कि जो प्रेशर होता है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। चलिए भाई, फटाफट आंसर करिए, फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊं कि प्रेशर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। चलो देखो बच्चों, जो प्रेशर होता है, जो हमारा प्रेशर है, जो हमारा दाब है, बेसिकली ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो चलो भाई, ये बात होगी। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक और एडिशनल इसमें जो है कि चीजें बताऊं कि जो प्रेशर होता है ये हमारा बैरोमीटर में नापा जाता है। ठीक है, किस में नापा जाता है, तो बैरोमीटर में नापा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। बैरोमीटर से किस चीज को हम अनुमान लगाते हैं, किसको नापते हैं, तो हमारा प्रेशर होता है। और इसकी जो यूनिट है बच्चों वो होती है बार और पास्कल। ठीक है, बार भी होती है और पास्कल भी होती है। तो 1 बार इक्वल टू, अगर हम बात करें कि कितने पास्कल होते हैं, है ना, 1 बार इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल्स, कितने पास्कल एक बार के बराबर होते हैं। बच्चों, जो बार होती है ये भी हमारी प्रेशर की यूनिट है, जो हमारी पास्कल है ये भी हमारे प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब इस तरीके से 2 यूनिट दे रखी है तो उनके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन भी होता है, एक वैल्यू की रिलेशन होती है, और वो वैल्यू की रिलेशन पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो अब आप लोग हमें बताइए कि जो प्रेशर होता है, जिन लोगों को भी पता है कि जो दाब होता है, दाब की जो बार
बता रहा है 1 बार में कितने पास्कल, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो चलो भाई फटाफट नोट कर लो कि 1 बार में 10⁵, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि 1 बार इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल्स। तो आप लोग इसका आंसर क्या करोगे, ऑप्शन में दे देगा 10⁵, 10⁻11, 10⁻3 एंड एक्सेट्रा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 1 बार में 10⁵ पास्कल जो है आंसर इसका सही है। चलिए अब इसके हम जो है कि बात करते हैं इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। देखो भाई फॉर्मूला इसका हम किस तरीके से बनाते हैं, इसको चलिए मैं रफ कर देती हूँ, तब तक जिनको भी पता है फटाफट अपने कॉपी में उसको नोट करते रहिए और खुद से इसके डायमेंशंस के बनाने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जब तक मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बच्चों, आप लोग कोशिश करते रहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, तो आप लोग इसको किस तरीके से करते हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होएगा। चलो ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि जो हमारा प्रेशर होता है, अब आप मुझे बताइए कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो चलिए मैं बताती हूँ बच्चे, जो प्रेशर होता है कि किसी भी एरिया पे, है ना, मतलब सपोज करो कि ये हमारा कोई एरिया है, ठीक, अब इस एरिया पे हम कितना फोर्स लगाते हैं, है ना, मतलब इस पूरे एरिया पे कितना हम फोर्स लगाते हैं, बेसिकली वही हमारा होता है प्रेशर। तो अगर मैं देखूं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, वो हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है, बल अपॉन क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। चलिए अब आप लोग कोशिश करिए कि इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे। भाई इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी फोर्स का जो है कि पढ़ रखा है ना, कि इसके डायमेंशंस किस तरीके से निकलेंगे। बाकी देखो भाई, जिन लोगों को ये चीज़ इन्होंने नोट नहीं करी है, तो वो यहाँ पे मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ पे लिख रखा है भाई, तो गलत नहीं करना है, जो करना है सही करना है, चाहे अभी देख करके आप लोग कर लो, लेकिन प्रैक्टिस में इसको कंटिन्यूटी बना कर रखो। चलो अब हमने क्या कहा कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब जो हमारा बल लगता है, और जितने एरिया में, जितने क्षेत्रफल में जो हम लोग बल लगाते हैं, वही हमारा प्रेशर कहलाता है, ठीक है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम लोग प्रेशर की। तो देखो भाई प्रेशर की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने बात की बल की, बल का हमें ऑलरेडी डायमेंशन पता है, तो मैं इसको इसी तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स है ये हो गया m1L1T-2, ठीक है। आई बात समझ में, किसी को डाउट हो तो फटाक से बताओ भाई। ये तो हमने ऑलरेडी फोर्स का निकाला है, और फोर्स का यहाँ पे जो बल है उसका डायमेंशन लिख दिया। अब एरिया की जो डायमेंशन होती है, ये होती है हमारी लेंथ इंटू लेंथ, मतलब या ये कह ले कि L स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमारा हो जाता है L का स्क्वायर। आई बात समझ में सबको, L का स्क्वायर। चलो भाई अब इसका किस तरीके से निकालेंगे, अब बस ये तो सिंपल हो गया, m1 तो एज इट इज रहेगा, ठीक। L की बात करेंगे तो ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L-1, ठीक है, और यहाँ पे T-2, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे ये हमारा बन गया कि जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर की अगर हम डायमेंशन की बात करें, तो प्रेशर का डायमेंशन बन गया m1 L की पावर -1 T की पावर -2, ठीक है। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोगों ने प्रेशर के बारे में भी बात कर लिया कि प्रेशर की जो हमारी जो प्रेशर की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, m1 L-1 T-2। ये कैसे निकला, प्रेशर हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, हमने उसकी बात करी। प्रेशर की जो बैरोमीटर है, ये इसको नापने की यूनिट होती है, एक बार में कितने पास्कल होते हैं ये भी हम लोगों ने बताया। बच्चों ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये इस तरीके से आप लोगों का ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा तो कई बार फॉर्मूला आ जाता है, हालांकि फॉर्मूला काफ़ी कम टाइम आता है, फॉर्मूले के जगह पे ज़्यादातर ये डायमेंशंस क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये डायमेंशंस आना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, तो आपको भूलेगा भी नहीं और रटने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम इसमें आगे बात करते हैं आप लोगों से वर्क की, ठीक है। अब फटाफट आप लोग बताइए कि जो वर्क है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है या वर्क हमारी वेक्टर क्वांटिटी है।
अदिश राशि है या सदिश राशि है? चलिए फटाफट आप लोग हमें बताइए, तब तक मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, जो वर्क है इसको, वर्क हमारा जो है एक्सेलरेशन है, जो है सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, फटाफट आप लोग इसको आंसर करिए और मुझे बताइए कि जो हमारा वर्क है ये वर्क होता क्या है। और अगर कि जिसको फॉर्मूला पता हो भाई वो फटाफट अपना फॉर्मूला भी लिख लो। ठीक है, चलिए आइए, चलिए अभी हम बात करते हैं कि जो हमारी वर्क होती है। चलो इसको भी रफ कर दें क्या? हाँ, तो थोड़ी हम लोगों को ज़्यादा अच्छी जगह मिल जाएगी। और जिन लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है, जिन्होंने अगर नहीं किया है तो बाद में वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए मुझे कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क, कार्य। चलो भाई बताओ, वर्क जो हमारा कार्य है क्या होता है? ये जिसको पता है फटाफट इसका फॉर्मूला अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखो वर्क बेसिकली होता क्या है बच्चे, सपोज करो ये यहाँ पर एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स थोड़ा सा भी वो बन गया है, मान लो ऐसे रखा हुआ है एक बॉक्स आप लोगों का। ठीक है, ये आप लोगों का बॉक्स है। अब क्या हुआ कि हम कार्य क्या कहते हैं? देखो कार्य की डेफिनेशन होती है जब हम किसी चीज पे काम करते हैं, कब ये हम कहते हैं कि हमने किसी काम को किया है, जब वो अपनी जगह से हिल जाए, है ना। जब आप लोग किसी काम को करा हुआ कब मानते हैं? फिजिक्स किसी काम को की हुई कब मानती है? जब कोई भी चीज अपनी जगह से जब हिल जाती है तो हम ये कहते हैं कि हमने काम किया है। ठीक है, हालांकि फिजिक्स में तो ऐसा है कि कुली, जो हमारा कुली होता है, जो हमारा सामान उठाता है, बेसिकली फिजिक्स के हिसाब से तो वो कोई काम ही नहीं करता है। कैसे? वो जब हम वर्क चैप्टर पूरा पढ़ेंगे फिजिक्स का तब हम आपको बताएंगे कि जो बेचारा कुली है इतने देर तक हमारा सामान उठाता है, लेकिन फिजिक्स कहती है उसने कोई भी काम नहीं किया है भैया, है ना। तो क्यों नहीं किया है वो हम तब डिस्कस करेंगे, वो वर्क का पार्ट है। फिलहाल हम लोग डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, यूनिट्स मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वही पढ़ते हैं। चलो फिलहाल यहाँ देखिए आप लोग कि जो हमारा फोर्स है, जब हम किसी चीज पे बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और मैंने क्या कहा कि जब तक कोई चीज मूव नहीं करती है, अपनी जगह से हिलती नहीं है, तो उसको हम ये कहते हैं कि काम हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगर इस बॉक्स को मैंने फोर्स लगाया और ये हिला ही नहीं तो भाई मैंने कोई काम किया ही नहीं। ठीक, लेकिन अगर ये इस पे हमने फोर्स लगाया और ये थोड़ा सा हिला, चाहे जितने मीटर सेंटीमीटर जो कुछ भी हिला, लेकिन हिला, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमने विस्थापन जो है उसके बारे में भी बात करी थी, उसको हम यहाँ पे एस से डिनोट करते हैं। तो मतलब जब हम बॉक्स पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं और वो बॉक्स शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, वो चाहे जितना हो उस पर विस्थापन होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एक तरीके से कि हमने काम को किया है। ठीक, तो मतलब जब हम किसी चीज पे जितना फोर्स लगाते हैं और जितना हमारा मूवमेंट होता है, जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, जब उसको गुणा कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है कार्य, कि मतलब हमने वो कार्य किया है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई बात सबको समझ में? तो यहाँ पे जो हमारा एफ है, एफ है हमारा फोर्स, बल। ठीक है, फोर्स क्या है? फोर्स, बल। और ये एस बेटा, इसको स्पीड वगैरह आप लोग नहीं समझना, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा। ठीक है, विस्थापन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा। इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो अगर आप भी शॉर्टकट कॉपी में नोट करेंगे तो बाद में भूल जाएंगे, इसको कहीं स्पीड भी समझ लोगे और गलत कर दोगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है हमारा? विस्थापन, विस्थापन या फिर इक्वल को डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमारी होती है वर्क की डेफिनेशन। ठीक है, तो वर्क हमारा क्या हुआ? जब हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं और उसमें जब मूवमेंट हो जाती है तो वही हमारा क्या हो गया? हमने भाई कार्य किया है। चलो अब एक चीज और हम बताएं आपको कि जो कार्य होता है, जो वर्क होती है, इसकी हमारी यूनिट क्या होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। वन लाइनर में तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है कि बड़े आसानी से पूछ लिया जाता है कि वर्क जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, चलिए, तो वर्क जो होती है बच्चों, ये होता है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है हमारी जूल। ठीक है, जूल यूनिट होती है। इसके साथ एक दूसरी यूनिट भी होती है,
जो वर्क होता है इसकी दूसरी यूनिट भी होती है, हमारे कार्य की दूसरी यूनिट भी होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी जो दूसरी यूनिट होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो चलिए, जूल तो आई थिंक सबको पता है, हालांकि दूसरी यूनिट क्या है फटाफट आप लोग बताइए, फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊँ। तो बच्चों देखो, जो हमारी कार्य होती है, जो हमारा वर्क है, इसकी दूसरी यूनिट भी होती है हमारी अर्ग। क्या होती है? अर्ग। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जूल मोस्टली सबको पता होता है। तो ऑप्शन में अगर आपको जूल दे रखा है, जूल दे देगा, तब तो आप लोग फटाफट वही आंसर लगा दोगे। लेकिन अगर वहां पे जूल की जगह अर्ग दे दिया, अगर आपको पता ही नहीं होगा, तब तो आप नन ऑफ दीज लगा के आ जाओगे, क्योंकि अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहेगा तो आप तो सोचोगे कि मैडम ने तो जूल बताया था, जूल तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में इसका नहीं है। लेकिन अर्ग तो दिया है, तो अर्ग जो होती है वो भी इसकी यूनिट होती है, किसकी? कार्य की, हमारे वर्क की। चलो, अब मैंने एक चीज बताई आप लोगों को कि जो अर्ग होती है या जो जूल और अर्ग, अभी पिछले ही मैंने बताया था कि किस तरीके से उन दोनों में जब भी दो यूनिट दी रहती है, किसी भी एक डायमेंशन की, एक फिजिकल क्वांटिटी की, एक भौतिक राशि की, अगर दो यूनिट दे रखी है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो चलो भाई, अब आप मेरे को ये भी बता दो कि जो हमारा एक जूल होता है, एक जूल होता है वो कितने अर्ग के बराबर होता है? चलिए फटाफट बताइए कि जो हमारा एक जूल होता है वो कितने वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए, 1 जूल बच्चों जो है वो ये हमारा हो जाता है अपना 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट करिए अपनी कॉपी में, और जो है कि इसको नोट डाउन करके इसको स्टार लगा दीजिए, क्योंकि आप देखना किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछेगा कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। इसको जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई, ये तो बात हो गई हमारे वर्क के बारे में। अब हम इसके डायमेंशंस की बात करते हैं। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, अब बताइए आपकी जो फोर्स होता है, फोर्स का तो डायमेंशन निकालना अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है कि अभी फोर्स का जो है कि तुरंत अभी जो है, इसीलिए अब आप लोग इसके डायमेंशंस को खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। बाकी पढ़ने पलटने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए ये डायमेंशंस ऑलरेडी लिख रखे हैं कि अगर बोर्ड से हट गया तो भाई उसको यूज करो। चलो, अब मैं बात करती हूँ फोर्स की, बल की। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब आप लोग मुझे बताइए कि इसके डायमेंशन क्या बनेगी। तो फोर्स की, अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स का जो डायमेंशन हो गया भाई वो क्या हो गया? m1L1T-2। किसी को डाउट? ठीक है, ये तो हमारी फोर्स की हो गई। अब मैं बात कर रही हूँ डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने क्या कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या हो जाता है? वो हमारा हो गया भाई L, है ना। जब वेलोसिटी निकाल रहे थे तो वेलोसिटी में भी हमने बात करी थी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होती थी यूनिट? उसकी L होती थी। तो यहाँ पे भी सीधी सी बात है कि M जो है कि यहाँ पे हम L से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी भाई? जुड़ जाएगी, और ये हो जाएगा m1L2T-2। देखो कितनी आसानी से इसकी हमारी जो है कि डायमेंशन निकल के आ गई, और एग्जाम में आते ही फट से 1 नंबर हम लोगों को दिलवाएगी, और बिल्कुल भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप देखिए डायमेंशन निकालना कितना आसान है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने कार्य की भी डायमेंशन निकाली, कार्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कार्य की यूनिट क्या होती है, इसके इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है वो पढ़ लिए, इसको और कार्य होता क्या है, और उसके हमने डायमेंशन पढ़ लिए। चलो, ये आप लोग फटाफट इसको क्या कर लो? नोट कर लो, इसको नोट कर लो। फिर आगे हम बात करते हैं एनर्जी की। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है भाई? एनर्जी क्या होती है? अगर मैं ऊर्जा की बात करूंगी तो ऊर्जा क्या होती है हमारी? फटाफट सोचिए कि जो हमारी ऊर्जा होती है वो हमारी क्या होती है। और एनर्जी जो होती है, एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एनर्जी की भी एसआई यूनिट जो है बच्चों वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों के एग्जाम में वर्क और एनर्जी पूछी जाती है, क्योंकि इनकी यूनिट लगभग सेम है। कन्फ्यूजन के लिए ये क्वेश्चन जरूर हमारे एग्जाम में आता है, और जब भी आता है तो इन दोनों को साथ में दिया रहता है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, क्वेश्चन गलत कर दे और फटाक से आपका 1 नंबर चला जाए। लेकिन अगर आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे और एग्जाम को मूर्ख बनाकर 1 नंबर लेकर चले आएंगे। चलो भाई, बात करते हैं एनर्जी की। अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो जो हमारी ऊर्जा होती है, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि इसकी भी जो यूनिट होती है बच्चों, ये कितनी होती है? हमारी जूल होती है। इसकी भी एनर्जी क्या होती है? यूनिट होती है, ऐसा ही यूनिट हमारी जूल होती है। ठीक,
कोई बात नहीं, एक तो जूल हो गई, लेकिन क्या इसकी दूसरी भी जो है यूनिट होती है? जिस तरीके से वर्क की थी, तो क्या एनर्जी की भी हमारी कोई दूसरी इसका जो है कि यूनिट होता है? अगर होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट बताइए कि इसकी जो दूसरी यूनिट होती है वो क्या होती है, और उसके बीच में रिलेशन तो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। चलिए, अगर मैं बात करूं तो बेटा, जो हमारी एनर्जी होती है इसकी जूल तो होती है नो डाउट, लेकिन जूल के साथ साथ बच्चों इसमें होती है हमारी जो एनर्जी होती है, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी। ठीक है, इसकी अदर की बात करूं तो इसकी यूनिट कैलोरीज भी होती है। ठीक है, तो एनर्जी की भी दो होती हैं, एक तो जूल होता है, एक कैलोरी होता है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन में कैलोरी और जूल एक साथ नहीं दिया रहेगा, या तो जूल देगा या तो आपका कैलोरी देगा। तो जूल तो सबको याद होगा, अगेन अगर कैलोरी हुई और नन ऑफ द दीज आंसर हुआ तो आप फटाक से उसको नॉट पे करके आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। लेकिन आज अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, वो भी ठीक है मैडम, ये तो बात हो गई। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब किसी एक फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि की दो दो यूनिट दे रखी होती हैं तो उनके बीच में कोई रिलेशन होता है, तो इनका भी होगा। हाँ भाई, क्यों नहीं हो, इनका भी है। तो अगर मैं बात करूं कि 1 कैलोरीज में अगर मैं आपको दे दूं ऑप्शन कितने जूल होते हैं, तो क्या आप लोगों को इसका आंसर पता है? जिन लोगों को आंसर पता है भाई फटाफट बता दो कि जो हमारी 1 कैलोरी होती है उसमें कितने जूल होते हैं। तो हम आपको बताते हैं, उसमें होते हैं 4.2 जूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 1 नंबर दिलाता है। ठीक है, तो 1 कैलोरी में हमारा कितना होता है? 4.2 जूल होता है। देखो, अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है कि भाई देखो, जो वर्क होता है उसकी भी ऐसा यूनिट जूल होती है और एनर्जी की भी होती है। हालांकि दोनों एक साथ आपको एग्जाम में नहीं देगा, तो ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि जूल और कैलोरी। कैलोरी जो होती है ये ऊर्जा की, आपकी एनर्जी की दूसरी यूनिट होती है। ठीक है, अब बात की हम लोगों ने कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.2 होते हैं। अब बच्चों आपको मैं बता दूं कि एनर्जी से कोई भी क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन से आता है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अब भाई इसके बाद होती है इसके डायमेंशन की। अब बताओ, जब इसकी एसआई यूनिट सेम है तो क्या इसकी डायमेंशन अलग हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो जो हमारी वर्क होती है, वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का जो डायमेंशन होता है वो होता है भाई सेम। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारी एनर्जी है इसकी भी डायमेंशन हो जाएगी m1L2T-2। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो कितना आसान है, इसीलिए मैंने इसको एक साथ आप लोगों को बता दिया कि भाई जो हमारा वर्क है, एनर्जी है, इनकी डायमेंशन एकदम सेम होगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई। चलिए फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को आगे इसके बताऊं। अब हम बात करेंगे भाई, ये बच्चों देखिए, जितनी भी यूनिट्स और डायमेंशंस मैं करवा रही हूँ इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जितना मैंने करा दिया इसको ही आप पढ़िए। चलिए आगे मैं अगर बात करूंगी पावर। ठीक है, चलो भाई, पावर, पावर मतलब शक्ति। ठीक है, तो चलिए फटाफट मुझे बताइए कि पावर होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसका डायमेंशन क्या बनेगा। ठीक है, अब तो आप लोगों को काफी आइडिया लग गया होगा कि मैडम डायमेंशन कैसे बता रही हैं। अपने आप अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग बेहतर इसकी सीख पाओगे, क्योंकि जब आप खुद से करते हो तो आपको समझ में आता है कि आपने गलती कहाँ करी है और आप उसको सुधार भी सकते हो। चलो भाई, अब मैं बात कर रही हूँ पावर की, बात कर रही हूँ मैं पावर। पावर मतलब शक्ति, शक्ति। चलो भाई, अब मैंने बात की पावर की, तो बेसिकली जो हमारी पावर होती क्या है, अगर मैं इसके डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले की अगर बच्चों में बात करूंगी, तो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो पावर बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जितना हम काम करते हैं और उसमें जो समय लगता है, मतलब मैं अगर इसके फॉर्मूले में ये कहूं कि वर्क डन, है ना, जितना हमने कार्य किया अपॉन जितना हमें टाइम लगा, या यूं कह लीजिए हमारा जितना
समय लगा। ठीक, आई बात समझ में कि पावर क्या हो गई बच्चों, पावर हो गई वर्क डन अपॉन टाइम। मतलब हमने एक काम को करने के लिए कितना समय लिया, वही हमारा क्या हो जाता है, हमारा पावर होता है, हमारी शक्ति होती है। ठीक है, चलिए यही हमारा क्या हो गया, शक्ति हो गई। मतलब वर्क हमने जितना किया उसमें कितना हमारा टाइम लगा, वही हमारा क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। चलो अब मुझे आप लोग बताओ कि जो पावर होती है उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, इसकी यूनिट बच्चों जो हो जाती है वॉट। आई बात समझ में, क्या होती है, पावर की जो एसआई यूनिट होती है, पावर की जो एसआई यूनिट होती है ये हो जाती है हमारी वॉट। आई बात समझ में, जो पावर की एसआई यूनिट हो गई बच्चों वो क्या हो जाती है हमारी वॉट, और वॉट को हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। इन शॉर्ट क्या होता है, डब्ल्यू। तो मतलब अगर कहीं पे इंडिकेशन डब्ल्यू दिया है तो इसका मतलब हम पावर की बात कर रहे हैं, वॉट की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम अगर बात करते हैं कि चलो अच्छा, पावर में अगर हम आगे बात करें बच्चों, तो पावर में देखिए हमारा क्या हो जाता है कि अगर हम पूछे कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होता है, 1 किलोवाट में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में फटाफट बताइए कि कितना वाट होता है भाई, ये क्वेश्चन में आता है। 1 किलोवाट में कितने वॉट होता है, 1 मेगावाट में कितना आपका वॉट होता है। ठीक है, चलो फटाफट आंसर करते रहो। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम का तो भाई फेवरेट है कि 1 आवर्स पावर में कितने वॉट होता है। ये तीनों बच्चों आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी पूछा तो अगर आपको न्यूमेरिकल निकालने के लिए फिजिक्स में देता है तो ये यूनिट तो बड़ी यूज होती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चलो अब मैं बात करूं कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 10⁻³ वॉट। ठीक है, 10⁻³ वॉट। तो मतलब अगर मैं 1 किलोवाट की बात करूं तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें 1 मेगावाट की बात करें बच्चों, तो 1 मेगावाट में हो जाता है 10⁻6 वॉट। ठीक है, 1 मेगावाट में क्या हो गया, 10⁻6 वॉट। ठीक, अब बात करते हैं 1 आवर्स पावर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो बच्चों, मतलब किसी रेलवे के एग्जाम में खास करके आप देखेंगे तो डायरेक्ट आता है कि 1 आवर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। जिनको पता है फटाफट आंसर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले, फिर हम इसके आगे डायमेंशंस की बात करेंगे। अगर 1 आवर्स पावर की हम बात करें तो ये हो जाता है हमारा 746। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाओ, कॉपी में नोट करो। और इस क्लास के बाद से कभी भी एग्जाम में अगर आपको आएगा तो आप जरूर कहेंगे कि हाँ मैडम बराबर बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1 आवर्स पावर में हमारा हो जाता है 746 जो है कि वॉट। ठीक है, अब चलो भाई आगे हम बात करते हैं इसके जो है डायमेंशंस की। ठीक, कोई बात नहीं। अगर डायमेंशन की बात करें तो हमने इसका फॉर्मूला क्या बताया, इसका जो सूत्र है वो है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब कार्य को जितने समय में हमने किया। तो वर्क की तो भाई डायमेंशंस अभी हम लोगों ने करवाई है, जिन लोगों ने नहीं देखा मैंने यहाँ पे आप लोगों को याद करने के थ्रू बताया है, तो इसको देख करके आप फटाफट जो है इसका डायमेंशन निकाल करके कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए ताकि हम भी देखें कि भाई हमारे पढ़ाने से आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है। फिर अगेन वही बात बच्चों, जब आप खुद करेंगे तो आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो खुद पे खुद क्लियर हो जाएगा। अब मैंने बात करी वर्क की, कार्य की, तो वर्क जो है आपका वो हो जाता है m1L2T-2। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले किया है। जिनको ये बोर्ड पे नहीं दिख रहा है वो भाई यहाँ से अपना देख के हेल्प ले लो, लेकिन आंसर सही करो, डायमेंशन सही निकालो। अब बात करते हैं टाइम की, तो हमारा टाइम जो हो जाता है वो हो गया टी। तो अब मैं इसके यूनिट की बात करूंगी बच्चों, तो क्या हो जाएगा, m तो m ही रहेगा, 1L2 भी रहेगा, कोई उसमें बदलाव नहीं हो रहा। लेकिन t जब जाएगा तो t के साथ मिल जाएगा और ये हो जाएगा T-3, क्योंकि ऊपर जाके T-1 उसमें ऐड हो जाएगा। और m1L2T-3 ये इसके डायमेंशंस बन जाएंगे।
तो ये तो हो गई बच्चों पावर की। और ओवरऑल जितनी हमने पावर के बारे में बातें करी हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल ही सकता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी मैं इसके आगे आप लोगों से बात करती हूँ कि अब हमें क्या पढ़ना है। चलो भाई, ये हो गया हमारा पावर की कहानी पूरी, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ कि इम्पल्स, बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे कि जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलो जिनको पता है भाई वो मेरे को फटाफट बता दो कि इम्पल्स क्या होता है। जो इम्पल्स होती है, इम्पल्स क्या होता है, फटाफट मेरे को बताओ। जब तक कि मैं लिख रही हूँ फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए भाई कि इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स क्या होता है। साइंस के बच्चों ने तो बड़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा इसको कि इम्पल्स बेसिकली होता क्या है ना। लेकिन आज सब लोग पढ़ेंगे कि इम्पल्स क्या होता है। देखिए जो इम्पल्स होता है बच्चों, वो एक्चुअली क्या होता है, हम जब किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, किसी चीज पे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब बहुत छोटे समय के लिए जब हम किसी चीज पे बल लगाते हैं तो वो हमारा कहलाता है इम्पल्स। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो एकदम सट एग्जाम्पल होता है जब आप खाते हैं थप्पड़, है ना। मतलब अगर किसी आपके मम्मी, आपने कोई शैतानी कर दी और आपकी मम्मी आई, एक तमाचा खींच करके धरी, और वो तमाचा बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होता है लेकिन बल पूरा लग जाता है, बढ़िया 5 उंगलियां छप जाती हैं। तो मतलब क्या हो गया कि इम्पल्स जो होता है, ये जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, कितने समय के लिए लगता है, वही हमारा हो जाता है भाई इम्पल्स, है ना। तो अब तो इम्पल्स कोई कभी भूलेगा ही नहीं। मतलब इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, ठीक। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जो हमारे पे बल लगा है समय के लिए, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, ये हो गया हमारा इम्पल्स, ठीक। अब मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट तो भाई आप खुद ही बना सकते हो ना। क्यों, क्योंकि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन। आई बात समझ में। बाद में इसके साथ क्या जुड़ गया, टाइम, तो टाइम का क्या होता हो, सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड की बात करूं तो ये मेरी हो गई यूनिट जो है इम्पल्स की। और ये यूनिट बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में कई बार क्या होता है कि जैसे इम्पल्स बहुत कम लोगों ने सुना होता है, तो ये डायरेक्ट आप लोगों को दे देता है कि इम्पल्स की यूनिट आप बताइए, जिसमें आप लोगों को 4 ऑप्शंस दे देंगे, जिसमें न्यूटन स्क्वायर सेकेंड कर देगा, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर कर देगा, न्यूटन पर मीटर कर देगा, न्यूटन पर सेकेंड कर देगा, और आप हो जाएंगे कंफ्यूज, और कंफ्यूजन करके आएंगे क्वेश्चन गलत। लेकिन आपको क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम अगर आपको याद है तो फोर्स की हो जाती है न्यूटन, और सेकंड से हम मल्टीप्लाई किए हैं तो सेकंड। तो ये हो गई हमारी न्यूटन सेकंड जो होती है इसकी, ये एसआई यूनिट होती है, ठीक है, किसकी, इम्पल्स की। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो डायमेंशन, तो अब तो डायमेंशन निकालना बच्चों बहुत ही आसान हो गया, हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए। अब आप मेरे को ये बताओ कि फोर्स, फोर्स का भाई हमने भी पढ़ा है कि डायमेंशन क्या होता है, और जिनको याद नहीं है पन्ने बिल्कुल नहीं पलटने हैं, यहाँ से फटाक से नोट करो और डायमेंशन की सही से डायमेंशन बना करके कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि हम भी जाने कि बच्चे कितना कर पा रहे हैं खुद से। फोर्स की अगर डायमेंशन की बात करूं तो फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t-2 हो गया, इनटू हमें किससे कर देना है भाई, समय से, टाइम से। टाइम के लिए यहाँ पे हमने कर दिया टाइम से मल्टीप्लाई। तो अब हमारी जो डायमेंशन बन के आ गई बच्चों, वो डायमेंशन हो गई m1 l1 t-1, है ना, t-1। तो ये हो गई हमारी इम्पल्स की पूरी कहानी, इम्पल्स की एसआई यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, और ये हमारा जो हो गया डायमेंशंस। तो इम्पल्स की कहानी यहाँ पे पूरी हो गई। इससे आगे बच्चों एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ताकि आगे मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें हम किसकी यूनिट पढ़ते हैं। बाकी बच्चों अब आप लोग मुझे बताइए कि
मोमेंटम क्या होता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब डायमेंशंस की बात होती है तो इस चैप्टर से मोमेंटम भी पूछा जाता है। अब आप मेरे को बताइए कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, फटाफट बताइए। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, बाकी के लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को क्वेश्चन याद रहे। देखिए बच्चों, जो मोमेंटम होता है वो हमारा क्या होता है, फटाक से बताइए कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है। चलो, मोमेंटम साइंस के बच्चे तो जानते ही होंगे भाई, एटलीस्ट वही लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दे, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए ये समझना कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। चलो, मोमेंटम जो होता है ये होता है हमारा मोमेंटम, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लेना कि जो मोमेंटम होता है बच्चों ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। मतलब यूं कह सकते हैं हम, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी मतलब द्रव्यमान गुणे में वेग, ठीक, द्रव्यमान गुणे में वेग, ये हो गया हमारा मोमेंटम, ठीक। अब भाई देखो, अब मोमेंटम की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, क्योंकि बच्चों देखो इन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया तो क्या आएगा। अब बात होती है भाई कि इसके एसआई यूनिट की, तो अब आप लोग मुझे एसआई यूनिट बनाना भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया। तो अब आप मुझे बताइए कि जो मोमेंटम है इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मास का क्या हो जाता है, मास किस में नापा जाता है भाई, केजी में, केजी में ही नापा जाता है। और जो वेलोसिटी होती है इसकी हमने पढ़ रखी है कि क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, बस सो सिंपल। तो अगर मैं पूछूं कि मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है तो केजी मीटर पर सेकंड, आप लोग आंसर दे दोगे, कितना आसान है ना। अगर मैं मोमेंटम की बात करूंगी तो मोमेंटम की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि केजी हमारा हो गया मास का, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। सो क्लियर है ना। तो मतलब इतनी आसानी से आप लोग आंसर कर लोगे। तो मोमेंटम और इम्पल्स की एसआई यूनिट भाई आप लोग याद रखना, क्योंकि एग्जाम में वो देता है, ठीक है। चलो, अब तो ये हो गई बात मोमेंटम के एसआई यूनिट की। अब बात करूंगी मैं आप लोगों से डायमेंशन की। जब डायमेंशन की बात करेंगे बच्चों तो मास के लिए तो हम क्या लिखेंगे, सीधी सी बात है कि मास का तो हम डिनोशन करेंगे m से। रही बात वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की हमने आज के ही वीडियो में पढ़ा है कि उसका डायमेंशन क्या होता है। और जिन लोगों को याद नहीं है वहां पे बच्चे यहाँ से फटाफट देखो, लेकिन आंसर बिल्कुल सही करो, आंसर गलत नहीं करना है। अभी आप देख के कर सकते हो, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। चलो, अब भाई वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का हम लोगों ने निकाल के ही रखा है कि m0 l1 t-1। तो अब मुझे इसका अगर जो है कि डायमेंशन बताना है, विमेय बताना है, तो क्या हो जाएगा ml1 t-1, दैट्स इट। देखो भाई कितना आसान है डायमेंशन को निकालना, आई बात समझ में। मतलब यहाँ पे m1 l1 t-1, ये हो गई बात पूरी मोमेंटम की। तो हमने ये पढ़ लिया कि मोमेंटम होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आता है मोमेंटम का आपका डायरेक्ट आता है इसकी एसआई यूनिट, वो आप बताएंगे, और इसका ये रहा डायमेंशन बच्चों। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। यूनिट्स और मेजरमेंट से अगर कहीं से भी क्वेश्चन बना तो इसके आगे आप लोगों का क्वेश्चन कहीं से भी नहीं बनेगा। जिन लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, जिनको नहीं आई है आप लोग वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख करके समझिए। बाकी बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल से वीडियो रही होगी। और बच्चों इस वीडियो की जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, यूनिट्स और मेजरमेंट, इकाई और मापक को अगर आप लोगों ने शुरू से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी वीडियो आप लोग देख डालिए, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग इसको पढ़िए, इसको जो है कि प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको नोट करके भेज दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम्स को ले सकूं और उसे सॉल्व कर सकती हूँ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।